to my wonderful students. My name is Komal, your English teacher, and I'm here again with the wonderful English video. And this is going to be about chapter 2, Nelson Mandela, A Long Walk for Freedom. आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है? नेल्सन मंडेला. और आज हम इसके किस पार्ट को काउंटर करेंगे? द इनॉग्रेशन. हम इनॉग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. इनॉग्रेशन क्या है, कैसे डिफरेंट चीज़ें इसमें हुई हैं. सो विल बी इन दिस पूरे चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे. लेकिन सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इनॉग्रेशन डे. इनॉग्रेशन डे क्या था, कहाँ था, कौन कौन से लोग आए थे, किसको क्या पोजीशन मिली थी, किस चीज़ का इनॉग्रेशन हो रहा है, अगर वहाँ पर अगर इफ़ देयर वर डिग्निटरीज तो वो कहाँ कहाँ से आए थे. इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. एंड विल बी लुकिंग एट द प्लेज ऑफ commitment, how there would be people who would be taking oath. There is a swearing in ceremony. pledge of commitment से हमें पता लग रहा है कि swearing in ceremony है, और वो किसकी है, किस बात की है, वो हम इस चैप्टर में और इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं. Now, as I told you, every video will have a competency. इस particular video की competency क्या है? Analyzing Mandela's leadership. Look, we know that the way India was, a dominion. India क्या थी? India was shackled in the, हम कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश रूल कर रहा था. इंडिया वॉज शैकल्ड. इंडिया एक कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटिश की. सिमिलरली साउथ अफ्रीका भी कॉलोनी थी ब्रिटिश लोगों की, लेकिन वहाँ पर रूल डिफरेंट तरीके से होता था. वहाँ पर रूल एक सिस्टम के अंडर होता था, उसे रेशियल सिस्टम कहा जाता था. विल बी रीडिंग अबाउट दैट, how Mandela fought for everything and how he actually adorned the leadership of South Africa as first black president. This is what we are going to learn in this video. And second is social justice and equality. How important is it to treat everyone with justice and equality? We'll be learning that value in this video. Chalo. Now we'll be quickly looking at the writer of this particular chapter. Now you will be confused कि मैम नेल्सन मंडेला कैरेक्टर है इस चैप्टर का या राइटर है. तो बच्चों, आई विल टेल यू कि ये दोनों हैं. नेल्सन मंडेला की बुक है, ऑटोबायोग्राफी है. उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और उसी ऑटोबायोग्राफी से हमने एक छोटा सा एक्सर्प्ट निकाला है. देखो एक्सर्प्ट, ठीक है, एक्सेप्ट होता है एक छोटा सा पार्ट है. उसी पार्ट को हम इस चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं. ग्रेड 10 में हम पूरी ऑटोबायोग्राफी. अच्छा, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? खुद के लिए, खुद के बारे में जब इंसान खुद किताब लिख देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी होती है किसी इंसान के जीवन पे किताब, और अगर वो खुद इंसान खुद के जीवन के ऊपर किताब लिख दे तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी. या सेल्फ written biography is what autobiography is. So नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक फ्रॉम फ्रीडम. उसमें से हमने एक छोटा सा एक्सर्प्ट, एक छोटा सा पार्ट निकाला है और उसे ग्रेड 10 का चैप्टर बना दिया है विद द नेम नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम. ओके, तो दैट इज़ वाई हमारा राइटर भी कौन है? नेल्सन मंडेला है. इनका ईयर ऑफ लिविंग क्या है? 1918 टू 2020 तक, 2013 तक ये जिंदा थे. He was a South African anti-apartheid. Now this is not apartheid, this is not apartheid, this is not anything that you people pronounce it as. बेसिकली इसको प्रोनाउंस करते हैं अपार्टाइड. ओके, अपार्टाइड. बट इंग्लिश में ड साउंड बहुत इजीली सुनाई नहीं देते हैं. तो जनरली इसका अगर जब भी मैं बोलूँगी तो तुम्हें ऐसा सुनाई देगा जैसे मैं बोल रही हूँ अपार्टाई. ओके, सो आई विल बी स्पीकिंग, मैं बोलूँगी तो अपार्टाइड ही ओनली, लेकिन वो कहीं कहीं तुम्हें ऐसे सुनाई देगा दैट इट इज़ अपार्टाई. ओके, एंड दैट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट. दैट इज़ नॉट जो अपार्थीड, अपार्थाइड जो तुम लोग बोलते हो वो बिल्कुल गलत होती है. सो दिस इज़ अपार्टाई. ओके, he was a South African anti-apartheid activist, politician and a statesman. तो वो क्या थे? वो एंटी अपार्टाइड. अपार्टाइड एक ऐसी पॉलिसी थी जो रेस, कलर, रंग के आधार पे लोगों को डिवाइड करती थी. तो उसके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई वो नेल्सन मंडेला थे. वो पॉलिटिशियन थे, स्टेट्समैन यानी कि स्टेटमेंट्स, प्रेसिडेंट को भी हम क्या कहते हैं? स्टेट्समैन कहते हैं.
He was the first black president of South Africa from 1994 to 1999. जैसे इंडिया में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन प्रेसिडेंट थे, सिमिलरली साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ब्लैक यानी कि स्किन के आधार पे कलर ब्लैक, ओके, वाइट्स होते हैं और ब्लैक्स होते हैं, राइट। तो जो पहला इंसान जो कि ब्लैक था कलर में, जो प्रेसिडेंट बना साउथ अफ्रीका का, उसे हम किस नाम से जानते हैं? नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं। इज़ अ वेरी बिग हिस्टोरिकल फिगर, अ वेरी बिग फ्रीडम फाइटर ऑफ साउथ अफ्रीका. So as I told you, apartheid, it's a political system that separates people according to their race. सफ़ेद लोग, गोरे लोगों को सारे राइट्स, काले लोगों को बिल्कुल भी राइट्स ना मिलना, गोरे लोगों का ये समझना कि काले लोग उनके उनके स्लेव्स हैं, दे ब्लैक पीपल आर बोर्न टू सर्व वाइट पीपल. दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज apartheid. When there is a racial segregation, जब रेस, रंग के आधार पर लोगों को डिवाइड कर दे, लोगों की लोगों की नीड्स, वांट्स एंड उनकी बेसिक ह्यूमैनिटी को भी अगर हम डिवाइड कर दें रंग के आधार पे, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? अपार्टाइड सिस्टम. मंडेला स्पेंट 27 years इन जेल. मंडेला ने कितने साल अपनी लाइफ के जेल में बिताए? 27 साल अपनी पूरे जीवन के उन्होंने जेल में गुजारे. और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और उसी पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी से हम क्या पढ़ते हैं? एक छोटा सा एक पार्ट पढ़ते हैं. उस छोटे से पार्ट का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला ग्रेड 10 का 2nd चैप्टर. चलो अब हम जल्दी से देखेंगे इस चैप्टर में बात किस बारे में हो रही है, कौन सा पार्ट को हम केटर करें, किस पार्ट को हम उस बुक में से पढ़ रहे हैं. सो विल बी रीडिंग अबाउट द इनॉग्रेशन. इन दिस एक्सट्रैक्ट from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about historical occasion, the inauguration. तो इस पर्टिकुलर पार्ट में कौन से किस किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की गई है? इनॉग्रेशन की बात की गई है. और वो इनॉग्रेशन किस चीज़ का है, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, विल सी. ओके, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, किसी भी सिस्टम की बिगिनिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना क्या होता है? इनॉग्रेशन. सो लेट अस स्टार्ट. आई होप बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे. सो आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर विद मी? यस, लेट्स स्टार्ट. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I'd been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So now the chapter has started with a date. यहाँ पे कौन सी डेट के बारे में बात किया जा रहा है? 10th May 1994. Inauguration of first ever democratic and non-racial government of South Africa. इससे पहले who was ruling? Whites were ruling. So अब 10th मई को फाइनली उद्घाटन होने जा रहा था एक नई गवर्नमेंट का, जो कि डेमोक्रेटिक थी, ऑल्सो इट वॉज नॉन रेशियल, यानी कि गवर्नमेंट में सिर्फ सफ़ेद, सिर्फ वाइट्स नहीं थे, उसमें ब्लैक्स ने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया था. सो 10th मई की शुरुआत हुई एंड मंडेला कह रहे हैं कि कुछ दिनों से आई एम सराउंडेड बाय पीपल, देयर इज एन ओशन ऑफ पीपल, मेरे आसपास इतने सारे वर्ल्ड डिग्निटरीज हैं, बिकॉज 10th May is going to be a historical day for South Africa. साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है 10th May. एंड dawned upon यानी कि सुबह सुबह 10th May की सुबह यूजुअल डेज की सुबह से बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर है. सन थोड़ा ज़्यादा शाइन कर रहा है, हवा में थोड़ी सी फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी की महक है. एंड मंडेला इज़ लविंग दिस न्यू 10th May, दिस न्यू डे where both blacks and whites are equal. He is saying that I am besieged by dignitaries, यानी कि दुनिया देश से लोग आए हैं उसको कंग्रेचुलेट करने, उसको थैंक यू बोलने के लिए, उसको फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनता हुआ देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं. एंड ही सेइंग दैट आई एम सराउंडेड बाय पीपल एंड ऑल ऑफ देम हैव come to look to witness the first ever black president of South Africa. South Africa अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हुए देखने वर्ल्ड से डिफरेंट कंट्रीज से वर्ल्ड लीडर्स
आए हैं। डॉन्ड यानी अर्ली मॉर्निंग, बीसीज यानी कि टू बी सराउंडेड बाय, एंड डिग्निटरीज का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। दे ऑल केम टू पे देयर रिस्पेक्ट फॉर द इनॉग्रेशन, to be, to celebrate along with black South Africans the victory over apartheid system. I hope I made myself clear in this particular paragraph. Now we'll move further. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. आज से पहले इतने सालों तक, 200-300 सालों तक कोई भी ऐसी गैदरिंग नहीं हुई थी जिसमें इतने ज़्यादा नंबर में वर्ल्ड लीडर्स आए हों। दिस इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट वर्ल्ड लीडर्स गैदरिंग ऑन द अफ्रीकन सॉइल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इनकी पूरे साउथ अफ्रीका के इतिहास में आज तक इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स कभी भी साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर इकट्ठे नहीं हुए थे। और ये सब किसने करके दिखाया था? ये सब नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीका के जितने भी ब्लैक पैट्रियट्स थे, एक्टिविस्ट थे, एंटी अपार्टाइड एक्टिविस्ट थे, उन सब ने मिल के इस अचीवमेंट को हासिल किया था। The ceremonies took place in lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. तो देखो वो जो पूरा इनॉग्रेशन, जैसे हमारे यहाँ पे अगर सरकार बनती है फिर झंडा रोहन होता है तो लाल किला दिल्ली में होता है, सिमिलरली यहाँ पर कैसे हुआ साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में एक छोटा सा एक प्लेस है, एक सेंट्रल प्रोविंस है जिसका नाम है प्रेटोरिया। ठीक है, उस प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स एक कंपनी होगी या तुम कह सकते हो एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे अपने यहाँ पे भी है आई थिंक यूडीबी, यूनिक ड्रीम बिल्डर्स है जैसे ना। तो एक बड़ा सा एम्फी थिएटर ऐसा होता है जो कि बीच में से खाली होता है और चारों तरफ लोग बैठते हैं, जैसे क्रिकेट स्टेडियम टाइप्स होता है, उसे भी हम एम्फी थिएटर कह सकते हैं। तो उस एम्फी थिएटर में उस पूरे एम्फी थिएटर सैंडस्टोन से बना हुआ था, लाल रंग के पत्थर से बना हुआ था। और वो किसने बनाया था? यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था। एंड यूनियन बिल्डिंग्स के उस एम्फी थिएटर में आज 10 मई 1994 को इनॉग्रेशन होने जा रहा था। और इनॉग्रेशन किसका था? फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब थ्रू आउट द चैप्टर आप देखोगे कि मैं ये वाला जो लाइन है बहुत बार बार बोलूँगी। वाई? बिकॉज दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ दिस होल चैप्टर। ये पूरा पार्ट, इनॉग्रेशन का मतलब ही है इनॉग्रेशन ऑफ फेयर एंड जस्ट गवर्नमेंट, the government which is made on the lines of democracy and non-racialism. I hope I made myself clear to all of you. तुम सबको समझ में आया होगा कि कहाँ हो रहा था? सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हो रहा था, which was built by Union Buildings and it was there in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. So now Mandela is telling in his book that आज तक इस प्रेटोरिया में, आज से 300 साल पहले तक और अभी कॉन्टिन्यूस 300 ईयर्स से व्हाट हैज़ बिन डन, इन 300 सालों से ये जो सीट थी प्रेटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग्स में, एम्फी थिएटर में, जब भी ओथ ली जाती थी तो ये ओथ कोई ब्लैक इंसान नहीं लेता था, कोई ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं लेता था। इट यूज टू बी द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। यहाँ अगर कोई आ सकता था तो वो सिर्फ वाइट इन स्किन कलर हो सकता था। नोबडी ऑफ ब्लैक स्किन कलर वॉज इवन अलाउड टू कम हियर, वॉज इवन अलाउड टू बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। बट टुडे ये जो सीट है, अब ये सीट किसी वाइट सुप्रीमेसी की नहीं है। वाइट्स आर नॉट सुपीरियर देन ब्लैक्स। अब ये सीट एक रेनबो गैदरिंग की सीट है, एक ऐसी सीट है जिसको कहा जा सकता है जिस पे वाइट भी आ सकता है और जिस पे ब्लैक भी आ सकता है। यहाँ पे हमें मंडेला एक बहुत अच्छा थॉट बता रहे हैं कि वाइट्स ने पहले ब्लैक्स पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया, डोमिनेशन किया, उनके साथ इनजस्टिस किया, इनइक्वालिटी किया, दे वर नॉट फ्री, उनको कोई लिबर्टी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मंडेला पावर में आया,
उसने ऐसा कुछ भी वाइट्स के साथ नहीं किया। वो ये भी बोल सकता था नाउ दिस इज़ द सीट ऑफ ब्लैक सुप्रीमेसी, बट ही डिडंट से दैट। ही सेज दैट नाउ द वर्ल्ड, दिस पर्टिकुलर इन दिस होल वर्ल्ड, the South Africa country, the country South Africa is going to be the nation of rainbow gathering. Here every color, be it black, white skin, dark brown, caramel, olive, any color that is existing in the form of skin on this particular country, they will be given equal rights. सब लोग equal होंगे, कोई भी किसी के ऊपर सुपीरियर नहीं है। अगर ब्लैक्स पावर में है तो वाइट्स के ऊपर वो सुपीरियर नहीं है। अगर कल को वाइट प्रेसिडेंट बनता है तो वो वाइट ब्लैक्स के ऊपर सुपीरियर नहीं होगा। सो दिस इज़ व्हाट ही सेड कि दैट फाइनली आज जब हम इंस्टॉल करने वाले हैं इस देश की पहली डेमोक्रेटिक, यानी कि सब लोगों ने इलेक्शंस में पार्ट लिया है, सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ही सेड कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक सरकार बन रही है हमारे देश में, और फर्स्ट नॉन रेशियल। यहाँ पर सिर्फ सफ़ेद लोग सरकार बना रहे हैं ब्लैक्स के ऊपर, ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर सरकार में, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में वाइट्स भी हैं, ब्लैक्स भी हैं, इनफैक्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है। सो इट्स अ न्यू चेंज फॉर द कंट्री एंड दे ऑल आर सेलिब्रेटिंग इट एंड दे ऑल आर हैप्पीली एक्सेप्टिंग each other. I hope this particular paragraph is clear to all of you. If you want to read these word meanings, you can. I hope, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये दो वर्ड मीनिंग्स पक्का आते होंगे। डिकेड्स मतलब 10 साल, और सुप्रीमेसी यानी कि कोई जब किसी के ऊपर होता है, किसी से सुपीरियर होता है, उसे हम सुप्रीमेसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे तुम लोग दोज क्रिकेट फैंस जैसे बोलते हैं ना, जर्सी 7 सुप्रीमेसी, थलाइवा सुप्रीमेसी, यानी कि वो सबसे सुपीरियर हैं उस पर्टिकुलर एजेंसी में, तो इसी को हम सुप्रीमेसी कहते हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. So Zenani, who is Nelson Mandela's daughter. Now, when Nelson Mandela was walking towards the podium to take the oath of becoming the first ever black president of South Africa, he was accompanied by, उसकी family से कौन आया था उसके साथ? Zenani, उसकी खुद की daughter, उसकी daughter आई थी। You can look at the picture, how beautiful she looks, and this is Nelson Mandela, who became first black president in year 1994. तो ज़ेनानी अपने फादर को साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हुए देखने आई थी। एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट ऑल थिंग्स हैपन। अच्छा, उससे पहले यू हैव टू रिमेंबर कि एक CBSE क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बुक में भी तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा, बट उसका आंसर हमें कैसे लिखना है, विल सी दैट। Why 10th May has been referred as Autumn's Day? 10th May को हमने Autumn's Day के नाम से रेफर क्यों किया है? May 10 is an Autumn's Day in South Africa because on this day, first ever democratic and non-racial government took oath. तो देखो, 10 मई को ऑटम्स डे क्यों कहा गया? सबसे पहले 10 मई पे हुआ क्या था कि पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ने ओथ ली थी। अब इसको ऑटम से कैसे कनेक्ट किया है? देखो, द वे इन ऑटम सीजन यू मस्ट हैव सीन दैट द ट्री शेड्स इट्स ओल्ड लीव्स, worn out leaves to make the space for the new leaves to bloom. क्या होता है, जो ट्री होता है वो क्या करता है, अपनी गली सड़ी पत्तियों को शेड आउट करता है ताकि वो स्पेस बना सके अपने ऊपर नई लीव्स को ब्लूम करने के लिए। ठीक है, और उसको इस सीज़न को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ऑटम सीजन। सिमिलरली साउथ अफ्रीका का जो रेशियल सिस्टम था, जो रेशियल रेजिमेंटेशन थी, जिसमें वाइट्स वर सुपीरियर एंड ब्लैक्स वर सुपीरियर, ये जो गड़ा सला टॉक्सिक ट्रैजिक सिस्टम था, उसको अब उन्होंने शेड ऑफ कर दिया था, उसको रिपील कर दिया था। अब कौन सा नया सिस्टम वो लोग लेके आए थे? दे ब्रॉट इन मच मोर फेयर एंड जस्ट सिस्टम ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट दैट वाज डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल इन nature. So this is why the day 10th May is compared to autumn season. We'll quickly read it out. In autumn season, old leaves fall from the trees and the new leaves begin to grow. Old leaves गिर जाती हैं और नई leaves grow करने लगती हैं. Same analogy can be seen in the fall of racial government. और सिमिलरली सेम चीज़ों को ये हम सेम एनालॉजी यानी कि सिमिलर पैटर्न हमें किस में दिखता है कि रेशियल गवर्नमेंट को तो अब रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक नया सिस्टम आया जिसे हमने क्या कहा, नॉन रेशियल इन
nature. I hope you understood this. Fair and just government, ऐसे terminologies को याद रखना. If you'll write these things in your answer, you'll get better marks. I hope this question is clear to all of you. Now, daughter आई थी उसके साथ, उसको oath लेते हुए देखने. अब क्या हुआ chapter में? On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. तो सबसे पहले Mr. D. Clark, you would see this man. अच्छा, I'll tell you a very quick fact. जब नेल्सन मंडेला का एंड में केस सुना गया और जब उनको जेल से छुटकारा मिला, तो उस बेंच के वन ऑफ द जजेस मिस्टर डी क्लार्क भी थे. मिस्टर डी क्लार्क जज थे जिन्होंने उसको रिहा कर दिया जेल से, जिन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला he was innocent and he should be set free from the prison. So he was one of those judges. तो इनको क्या बनाया गया? ये सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने. क्या बने ये? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. एंड सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के बाद हमारे जो ये थाबो बेकी हैं, ये थाबो बेकी, ये क्या बने? हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे जो आपको याद रखने हैं. मिस्टर डी क्लार्क सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उनसे ऊपर थे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट जिनका नाम था थाबो बेकी. और उसके बाद बारी किसकी आएगी? द प्रेसिडेंट. एंड हु वाज द प्रेसिडेंट? Yes, my champions, you are absolutely correct. And the black president, first ever black president, was Nelson Mandela. Now it's his turn to take the oath. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. He said, now, when they were taking oath, then came my opportunity. It was my chance to go towards the over the podium, कि मैं podium पे जाता और अपनी oath लेता. तो मैं गया. And when I went there, I told that I am going to uphold to the constitution. मैं whites की तरह नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं black हूँ, power में आ गया हूँ, तो अब मैं भी inequality शुरू कर दूँगा, मैं भी whites के साथ subjugation शुरू कर दूँगा, I will try to exploit them. No, he said, I will uphold the ingredients of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन किन इंग्रेडिएंट्स पे बनता है? जस्टिस, लिबर्टी, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी. बोले कि मैं इन सारी चीज़ों को अपहोल्ड करूँगा और मैं एक ऐसा प्रेसिडेंट बनूँगा जो कि फेयर एंड जस्ट होगा, जो कि इक्वल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ स्किन. किसी के भी स्किन के कलर से इररिस्पेक्टिव होके मैं सिमिलर रहने वाला हूँ लॉस को लेके और हर एक प्रोसीडिंग को लेके. I am going to uphold to the ingredients of the constitution, and he would be working towards the well-being of the republic and its people. Republic क्या होता है? Where the head is elected, head of the state is elected. तो वो बोल रहे कि मैं जितना भी इस टेन्योर, इन 5 साल के टेन्योर के लिए जब मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ, तो I am promising all of you that I'm not going to make out any personal advantage out of it. I am going to only and only work for the well-being of South Africa. मैं साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए irrespective of their skin color उनके लिए काम करूँगा और साउथ अफ्रीका को न्यू हाइट्स ऑफ डेवलपमेंट तक पहुँचाऊँगा. आई होप ये तुम्हें समझ में आया. एंड इसके बाद अब पूरा मंडेला का स्पीच चालू होगा. मंडेला क्या किन किन पॉइंट्स के बारे में बोल रहा है, आइडियल्स बताएगा. ही विल बी टेलिंग अबाउट करेज, लव, हेट, बहुत सारे. अब इसके बाद ये लिखा है ना, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेट. इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो पर्टिकुलर चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद अब मंडेला की एक फुल फ्लेजेड स्पीच शुरू होगी और उसी स्पीच में हमें बहुत सारे फिलॉसफीज़ पता लगेंगे जिनसे एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं. तो अभी तक इनॉग्रेशन आई थिंक एक पिक्चर दिमाग में क्रिएट हो गई होगी दैट मंडेला 10th मई को देखता है और कुछ दिन पहले से उसके अराउंड बहुत सारे लोग होते हैं और कैसे वो बताता है दैट साउथ अफ्रीका वॉज द पार्ट ऑफ अपार्टाइड सिस्टम, कैसे ब्लैक्स के अगेंस्ट
एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एंड देन फाइनली 10th में हैज़ कम, मिस्टर डी क्लार्क सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं, मिस्टर थाबो बेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं, एंड देन मंडेला का चांस आता है व्हेन ही गोज़ टू द पोडियम. ही फर्स्ट ऑफ ऑल promises the people of the country that he is going to uphold the ingredients of the constitution, and he will be only and only working, he would be only and only working towards the well-being of South Africa and South Africans. Okay, now अब वही पोडियम पे खड़े रह के वो एक लंबी चौड़ी स्पीच देगा which has been written in the book, और उसी स्पीच अब आगे पार्ट्स में वो आने वाली है, and we'll be discussing the different philosophies out of that particular speech. So we'll see, pledge का मतलब होता है जब हम ओथ लेते हैं, अपहोल्ड, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ का किसी चीज़ को जब हम बोलते हैं कि हाँ आई विल बी डूइंग दैट, किसी को सपोर्ट करना मुझे हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा समझ. देन डिवोट, जब आप अपने आप को किसी के लिए किसी के प्रति झोंक देते हो, जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हो, तो दैट इज़ व्हाट डिवोटिंग योरसेल्फ इज़. नाउ we'll be quickly looking at few questions, थोड़े से comprehension check देखेंगे, and then at the end I'll be assessing you with MCQs with 5 seconds timer. तो जल्दी से हम लोग questions देखेंगे. Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? देखो सेरेमनी कहाँ हुई थी इनॉग्रेशन की, और अगर वो सैंडस्टोन वाला में था तो द क्वेश्चन इज़ ऑल्सो आस्किंग कि क्या इंडिया में भी कहीं ऐसी कोई जगह है जो कि सैंडस्टोन के पत्थर से बनी हुई है. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन, डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन टू कम इन योर बोर्ड्स, बट इट कैन कम इन द इंडिविजुअल एग्जाम्स ऑफ योर स्कूल. लाइक अगर तुम्हारे यूनिट टेस्ट हैं, तुम्हारे व्हाट डू वी कॉल देम, द पीरियोडिक टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, क्लास टेस्ट हैं, देन तुम्हारे फाइनल्स उस प्री बोर्ड्स हैं, उन सब क्वेश्चंस में यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस, हाफ ईयरलीज वगैरह में भी. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. It took place in lovely sandstone amphitheater. The name lovely is the name, okay? So lovely sandstone amphitheater, which was built by Union Buildings in Pretoria. I hope you remember it. It was formed by Union Buildings in Pretoria. Sorry. The public buildings in India that are made of sandstone are the Red Fort, Jama Masjid, North and South Blocks, Parliament House, etc. तो इंडिया में ये कुछ buildings हैं which are existing in, they are built with sandstone, and these are the names. You if you want to remember you can, otherwise it's not necessary, but for your individual school exams you should remember them. Okay, so now we'll be coming towards the learning outcome. हमने बहुत सारी हमने देखा था competency क्या थी, about the leadership, social equality and justice, and how we are going to learn these things. कैसे outcome हम देखेंगे इस particular chapter में, कि civic responsibilities and the role of government. How important is it for people to behave? Okay, whites were the only people who didn't behave right, and they started exploiting blacks, to which they needed to opt for violent ways, and they needed to fight for their own rights on their own land. उनको खुद के ही rights के लिए लड़ना पड़ा, खुद के ही खुद की ही कंट्री में उनको इनजस्टिस का सामना करना पड़ा. तो देर आर फ्यू सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू हैव टू अपहोल्ड टू व्हेन यू आर लिविंग इन अ कंट्री, एंड यही चैप्टर हमें सिखाता है कि यू शुड बी ऑलवेज you should have an element of equality, justice, and whenever you're talking to somebody else, whenever you're dealing with somebody else, तो आपके अंदर हमेशा dignity होनी चाहिए, humanity होनी चाहिए उस person के लिए. So these are the few civic responsibilities that this chapter tells us. And the role of government. If government is ethical, if government is good in the country, if government is fair and just, then civic responsibilities automatically fall in place. लोग अपने आप civic responsibilities को follow करने लगते हैं. Struggle against oppression and discrimination. You must have felt that in your life in one way or the other. जब भी कोई आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, आपको कोई भी जब डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस डोमिनेशन से कम आने में बाहर. तो उसी स्ट्रगल्स के बारे में इस चैप्टर हमें सिखाता है कि व्हेनेवर यू आर फेसिंग एनी इशू,
whenever you're being exploited by someone, you should stand up for yourself, you should voice your opinion, you should fight for your own rights. and ये वाले points को हम further भी carry करते रहेंगे different parts में. अभी हम लोगों ने शुरुआती inauguration के बारे में पढ़ लिया है. So now we'll be moving towards the assessment, my favorite part. I'll read out the question for you and then I'll give you the timer. Who was sworn in as South Africa's first black president? South Africa का first black president कौन था? Mr. D. Clark, Thabo Mbeki, Zenani Mandela or Nelson Mandela? I would not even give you 5 seconds for this answer and I think you must have guessed it right till now. The answer is D for Delhi, Nelson Mandela. Very good, all of you. Next, who was sworn in as South Africa's first deputy president? First deputy president कौन था? First. Second नहीं, first. देखते हैं कितने बच्चे सही बोलते हैं. Mr. D. Clark, Thabo Mbeki, Zenani Mandela or Nelson Mandela? Absolutely correct, my champions. The answer is Thabo Mbeki. Mr. D. Clark was second deputy president. I hope I made myself clear with this question. And the last question of this particular video. Thabo Mbeki was sworn in as second deputy president during Mandela's inauguration. Is it true or false? Was he the second deputy president or first? Yes, the answer is false because he was not second, he was first deputy president of free and fair South African government. I hope first part of second chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom is clear to all of you and I'll be coming with more parts of this chapter. इसी chapter के और भी parts में लेके आने वाली हूँ, so you don't need to worry. You have to stick to Mission Gyan for your studies and thank you everyone.